नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं देश, राजनीति, मनोरंजन, खेल, दुनिया और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की गवर्निंग बॉडी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत अनेक लोग शामिल हैं। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य भारत में अनुसंधान और विकास यानी R&D को बढ़ावा देने के साथ साथ देश के विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और R&D प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज भारत के अनुसंधान और विकास के क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बैठक को लीड किया है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को पाने में मदद करेगा। ये फाउंडेशन भारत के अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता क्षेत्र में गति लाएगा और भारत के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। बुधवार से शुरू हो रहे सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग पर सेमीकंडक्टर एग्जीक्यूटिव्स के साथ बैठक की। बैठक में इस क्षेत्र से जुड़े अनेक लोगों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सेमिकॉन इंडिया के आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। ग्रेटर नोएडा में 11 से 13 सितंबर तक सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन हो रहा है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन जायद अल नाहयान ने मुंबई में आयोजित UAE भारत बिजनेस फोरम की बैठक में शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि क्राउन प्रिंस की इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने UAE के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायदी से मुलाकात की और दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नॉर्वे के विदेश मामलों और रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सदस्यों से मुलाकात की। संसद भवन में हुई मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने नॉर्वे के प्रतिनिधिमंडल से भारत और नॉर्वे द्वारा संयुक्त रूप से विकसित प्रारूप रूपरेखाओं पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के पहले स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया और साइबर अपराध की रोकथाम के लिए प्रमुख पहलों की शुरुआत की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि टेक्नोलॉजी जहां वरदान साबित हुई है तो वहीं खतरे भी बढ़े हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जैसे प्लेटफॉर्म राष्ट्र की सुरक्षा में अहम योगदान देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि साइबर अपराध से निपटने के लिए सरकार अगले 5 वर्षों में 5000 साइबर कमांडो को प्रशिक्षित करने और तैयार करने की योजना बना रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। दूसरी सूची में 21 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। नारायणगढ़ से पवन सैनी, पेहोवा से जय भगवान, पुंडरी से सतपाल जाम्बा, असम से योगेंद्र राणा को टिकट दिया गया है। भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद और पुन्हाना से एजाज खान को मैदान में उतारा गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले नायब सिंह सैनी ने जोरदार रोड शो किया। बाद में नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनाव में बड़े मार्जिन से जीत का भरोसा जताया। आजाद समाज पार्टी कांशीराम हरियाणा विधानसभा चुनाव की 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दुष्यंत चौटाला की अगुवाई वाली जननायक जनता पार्टी और चंद्रशेखर रावत की आजाद समाजवादी पार्टी कांशीराम मिलकर चुनाव लड़ रही है।
हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी की। दूसरी सूची में पार्टी ने 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में एक बार फिर विवादित बयान दिया है। राहुल गांधी ने अमेरिका में बैठकर भारत में हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव पर सवाल खड़े किए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव को वो स्वतंत्र चुनाव के रूप में नहीं देखते। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी के टेक्सास में दिए गए बयान की कड़ी निंदा की। उनका कहना है कि राहुल गांधी हमेशा से ही गलत बयान देते रहते हैं। राहुल गांधी को समझ और ज्ञान की कमी है। हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी पर खतरनाक नैरेटिव सेट करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के सिख समुदाय पर की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सिख हमेशा भाजपा सरकार के आने से सुरक्षित रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में दिए गए उनके बयान की कड़ी निंदा की है। गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी के बाद से तुष्टीकरण की राजनीति की और सिखों का कत्लेआम किया। भाजपा नेता जगदंबिका पाल ने वाशिंगटन में दिए राहुल गांधी के बयान का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि विदेशों में जाकर अपने देश की निंदा करना राहुल गांधी का एजेंडा बन गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश में आरक्षण पर दिए बयान पर निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी संविधान के साथ सबसे बड़ा छलावा कर रहे हैं। भाजपा नेता शाहजाद पूनावाला ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा वाशिंगटन में दिए गए बयान की कड़ी निंदा की। शाहजाद पूनावाला ने कहा कि इस तरह का बयान देकर कांग्रेस अपनी हार को छिपाना चाहती है। शाहजाद पूनावाला ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है, बल्कि कांग्रेस ने विदेशी धरती पर देश की छवि खराब की है। राहुल गांधी जिस राज्य में चुनाव हार जाते हैं उस राज्य में हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ देते हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर के विरोध में डॉक्टरों का धरना प्रदर्शन जारी है। न्याय की मांग लेकर कोलकाता के स्वास्थ्य विभाग के बाहर बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या मामले के खिलाफ पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीड़िता को न्याय दिलाने और आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की। मणिपुर के इम्फाल में ड्रोन बम विस्फोट की घटना पर पुलिस महानिरीक्षक आईके मोइवा ने कहा कि हम विभिन्न साक्ष्य एकत्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस तरह के महत्वपूर्ण मामलों को राष्ट्रीय जांच एजेंसियों को सौंप देंगे ताकि उनकी उच्चतम स्तर पर जांच की जा सके। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन के डिरेल करने की साजिश के खुलासे में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। रेलवे और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया है। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की कोशिश के मामले में रेलवे एडीजी प्रकाश बी ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। एडीजी ने मामले के जल्द से जल्द पर्दाफाश होने का भरोसा जताया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल ने ट्रेन को डिरेल करने के प्रयास को आतंकी षड्यंत्र की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के स्लीपर सेल आतंकियों को कहीं न कहीं जरूर सहायता देते हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दुबई जाने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने तेजस्वी यादव को परिवार के साथ 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक छुट्टियां बिताने के लिए दुबई जाने की इजाजत दी है। केंद्र सरकार ने सिख फॉर जस्टिस संगठन पर लगे प्रतिबंधों को 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। सरकार ने इसे विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया है। सिख फॉर जस्टिस संगठन ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने नवीन प्रणाली को क्रियान्वित करने और इसके संचालन को समझने के लिए गिफ्ट सिटी का दौरा किया। इस बीच प्रहलाद जोशी ने गिफ्ट सिटी की जमकर सराहना की। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि गुजरात गिफ्ट सिटी का विचार ही अकल्पनीय है। यहां पर 27,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं।
उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए का आतंक जारी है। प्रदेश के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि अब तक 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। अभी भी एक भेड़िया रह गया है और उसे पकड़ने का प्रयास जारी है। उत्तराखंड में केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच मुनकटिया में भारी वर्षा और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में पहाड़ से पत्थर गिरने से 5 व्यक्तियों की मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत एवं बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम सोनप्रयाग के सेक्टर मजिस्ट्रेट को तुरंत राहत बचाव के लिए भेजा गया। थैलीसीमिया बाल सेवा योजना को विस्तार देते हुए नई दिल्ली में गंगाराम अस्पताल और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच एक करार हुआ। करार के तहत ऐसे गरीब बच्चों को थैलीसीमिया से पीड़ित हैं उनके बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए कोल इंडिया लिमिटेड सीएसआर फंड के तहत 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देगा। शिमला के संजौली विवाद को लेकर लोगों में रोष जारी है। 11 सितंबर को एक बार फिर इस मामले में स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। हिंदू संगठनों द्वारा आंदोलन करने के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। मस्जिद के आसपास के इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया है। बिहार की राजधानी पटना के ज्ञान भवन में देश के विभिन्न राज्यों के पंचायती राज विभाग का 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में बिहार के अलावा 27 राज्यों सहित 5 केंद्र शासित प्रदेशों के 800 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। पंचायती कार्यशाला को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि पंचायतों को सशक्त करने और उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों के प्रति समझ और करुणा को बढ़ावा देना है। पश्चिम बंगाल में भाजपा बूथ अध्यक्ष विजय कृष्ण भुइयां की हत्या के मामले में एनआईए ने सोमवार को देर रात कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। एनआईए की टीम ने गोरामहल, मोयना, पूर्वी मेदिनीपुर के आसपास इलाकों में कई जगहों पर तलाशी ली। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 3 अन्य आरोपियों को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच चल रही है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन हरे निशान के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स का शेयर बाजार और सेंसेक्स 362 अंकों की बढ़त के साथ 81,921 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी 105 अंकों की बढ़त के साथ 25,041 के स्तर पर बंद हुआ। दिग्गज टेक कंपनी एप्पल द्वारा वैश्विक स्तर पर नए आईफोन 16 को लॉन्च कर दिया गया है। इससे भारत में कंपनी की आय में 2024 में सालाना 18% की वृद्धि दर्ज की गई है। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। एक रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार भारत की एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में हाल के वर्षों में तेज वृद्धि देखने को मिली है। इस कारण निर्यात अगले 4 वर्षों में 80,000 करोड़ रुपए पार कर सकता है। भारत का हायरिंग आउटलुक 2024 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में दुनिया में सबसे मजबूत रहा। इसमें जुलाई से सितंबर की तिमाही के मुकाबले 7% की बढ़त देखने को मिली।
भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM अगस्त में बढ़कर 65 लाख करोड़ रुपए हो गया। विश्व व्यापार संगठन ने रिपोर्ट जारी कर बताया है कि भू राजनीतिक तनाव, डिजिटल क्रांति और जलवायु परिवर्तन का असर व्यापार आधारित विकास पर पड़ रहा है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर सोने की बिक्री अच्छी होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसका अंदाजा मुंबई में चल रहे गणपति उत्सव से लगाया जा रहा है। सोने के भाव में तेजी आई है। सोने की कीमत 600 रुपये बढ़कर 74,100 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। मंगलवार स्थानीय समयानुसार 9 बजे दोनों प्रमुख पार्टियों के डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप टीवी डिबेट में आमने सामने होंगे। दोनों नेताओं के बीच पहली और शायद एकमात्र आखिरी डिबेट हो सकती है। इस डिबेट का होस्ट ABC न्यूज मीडिया है। अमेरिका के लोगों में इस डिबेट को लेकर बेसब्री से इंतजार है। इससे पहले 28 जून को हुई पहली लाइव डिबेट में राष्ट्रपति जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने थे। इस डिबेट को CNN ने कराया था। डिबेट में शुरुआत में ट्रंप भारी पड़ते दिखे थे। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चुनाव के दौर से अपना नाम वापस ले लिया और उसके बाद कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी बनी है। दरअसल अमेरिका में उम्मीदवारों के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट के मौके पर अहम मुद्दों पर बहस होती है। दोनों प्रत्याशियों के बीच 90 मिनट तक बहस चलेगी और इस दौरान स्टूडियो में दर्शक नहीं होंगे। डिबेट से पहले दोनों प्रतिभागियों के बीच टॉस कराया जाता है। प्रेसिडेंशियल डिबेट में हार जीत का फैसला उम्मीदवार के प्रदर्शन, जवाब देने की टाइमिंग, सेंस एक्यूरेसी और चेहरे के हाव भाव के आधार पर किया जाता है। डिबेट के बाद चैनल और सर्वे एजेंसियां ओपिनियन पोल कराती हैं, फिर उनके नतीजे बताए जाते हैं। सोशल मीडिया से पता चलता है कि डिबेट में किसका पलड़ा भारी रहा। नीदरलैंड की एक अदालत ने 2 पाकिस्तानी नागरिकों साद रिजवी और अशरफ जलाली को धुर दक्षिणपंथी नेता गीट वाइल्डर्स की हत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी ठहराया है। छप्पन वर्षीय अशरफ जलाली को उनके अनुयायियों द्वारा वाइल्डर्स को मारने के लिए उकसाने का आरोप में 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा था कि वाइल्डर्स को मारने के लिए उन्हें परलोक में पुरस्कृत किया जाएगा। अपने फैसले में न्यायाधीशों ने कहा कि जलाली ने एक धार्मिक गुरु के रूप में अपने अधिकार का दुरुपयोग किया और उनके अनुयायियों ने संभवतः उनकी अपील को गंभीरता से लिया होगा। उन्होंने फैसले में कहा कि जलाली की अपील का उद्देश्य आतंकवादी था, न कि केवल वाइल्डर्स बल्कि सामान्य तौर पर डच राजनीतिक जगत को निशाना बनाया गया था। तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान पार्टी के 29 वर्षीय नेता साद रिजवी को वाइल्डर्स को मारने के अनुयायियों को उकसाने के आरोप में 4 साल जेल की सजा सुनाई गई है। रूस के कई दिनों तक चले ताबड़तोड़ हमले के बाद यूक्रेन ने जोरदार पलटवार किया है। यूक्रेन ने मॉस्को क्षेत्र में 140 से अधिक ड्रोन से धावा बोल दिया। हमले में मॉस्को के पास महिला की मौत हो गई और यूक्रेनी ड्रोन के अवशेष उस इमारत पर गिरे जहां वो रह रही थी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने 144 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेनी ड्रोन ने रात भर में 9 क्षेत्रों को निशाना बनाया। रूस अकेले मॉस्को में 20 से अधिक ड्रोन को निष्क्रिय करने का दावा किया है। इन हमलों में 2 हाई राइज बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। हमले के मद्देनजर 3 हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, बल्कि 48 उड़ानों को दूसरे हवाई अड्डों की तरफ मोड़ दिया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में अलग अलग हिस्सों में 3 गांवों पर नियंत्रण करने का दावा किया है। 16,000 की आबादी वाले क्रास्नोहोरिस्का पिछले कई हफ्तों से युद्ध की स्थिति वहां पर अपरिवर्तित बनी हुई है। दक्षिणी गाजा में मानवीय सहायता क्षेत्र घोषित इलाके में इजराइल के हमले के कारण कम से कम 40 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हो गए। इजरायली सेना ने कहा कि उसने विमान के खान यूनुस के हमास लड़ाकों को कब्जे वाले ऑपरेशन सेंटर पर हमला किया और नागरिकों को नुकसान न हो इसके लिए ठोस कदम उठाए।
आईडीएफ के मुताबिक उनकी सेना ने हमास के उन प्रमुख आतंकवादियों पर निशाना साधा जो खान यूनुस में मानवीय सहायता वाले क्षेत्र पर बने एक गुप्त कमांड और नियंत्रण परिसर से अपना काम कर रहे थे। सीरिया पर इजराइल के हमले में 18 लोगों की मौत हो गई, वहीं 37 अन्य लोग घायल हो गए। जहां इजराइल ने हमला किया उस इलाके में काफी नुकसान पहुंचा है। सीरियाई विदेश मंत्रालय ने इस हमले की निंदा करते हुए हमले को घोर आक्रामकता वाला हमला करार दिया। वहीं इस हमले पर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान सीरिया में आपराधिक हमले की कड़ी निंदा करता है। मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ की वजह से दक्षिणी मोरक्को के टाटा, टिजनिट, एरचाडिया, तेंगिर और टारडौन प्रांत में कम से कम 18 लोग मारे गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ में 4 अन्य लोग अभी भी लापता हैं। अल सल्वाडोर में पासाक्विना जिले में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में कुल 8 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटनाग्रस्त इलाके में करोड़ों डॉलर के गबन के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति कोटो की भी मौत हो गई। श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में आखिरी मुकाबले में श्रीलंका ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हरा दिया। जीत के बावजूद श्रीलंका की टीम सीरीज 1-2 से हार गई। श्रीलंका ने इंग्लैंड को इंग्लैंड की सरजमी पर 10 साल के बाद टेस्ट में हराया है। पथुम निसांका ने 127 रन की नाबाद शतकीय पारी खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। चीन में आयोजित हो रही एशियन ट्रॉफी चैंपियनशिप हॉकी प्रतियोगिता में भारत के जीत का दौर जारी है। भारत ने अपने दूसरे मुकाबले में जापान को 5-1 से शिकस्त दी है। भारत की ओर से सुखजीत सिंह ने 2 गोल किए। सुखजीत सिंह ने 2 और 60वें मिनट में गोल किया, जबकि अभिषेक ने तीसरे और संजय ने 17वें मिनट में और उत्तम सिंह ने 54वें मिनट में गोल डाला। अमेरिकी ओपन चैंपियन यानिक सिनर ने ताजा एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। सिनर ने एटीपी रैंकिंग में जून पर शीर्ष पर पहुंचे थे। उन्होंने रविवार को टेलर फ्रिट्ज को 6-3, 6-4, 7-5 से हराकर अमेरिकी ओपन का खिताब अपने नाम किया। यूएस ओपन के उपविजेता अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज शीर्ष 10 में बने हुए हैं। फ्रिट्ज 7वें नंबर से शीर्ष 10 में वापसी करने में सफल रहे हैं। सर्बिया के नोवाक जोकोविच को रैंकिंग में 2 स्थान का नुकसान उठाना पड़ा है। वे दूसरे स्थान पर फिसलकर चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। जोकोविच को यूएस ओपन के तीसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा। महिला रैंकिंग में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला। यूएस ओपन चैंपियनशिप में आरेना साबालेंका रैंकिंग में दूसरे स्थान पर बनी हुई है। साबालेंका ने जेसिका पेगुला को हराकर यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया। महिला रैंकिंग में पोलैंड की इगा श्वांतेक शीर्ष स्थान पर बनी हुई है। श्वांतेक को यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। यूएस ओपन की उपविजेता अमेरिका की जेसिका पेगुला ने रैंकिंग में 3 स्थान की छलांग लगाई है। पेगुला 6ठे से तीसरे स्थान पर आ गई। इंटरकॉन्टिनेंटल कप में भारत और सीरिया के बीच खेले गए मुकाबले में सीरिया ने भारत को 3-0 से मात दी है। जीत के साथ सीरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फ्रांस ने यूएफा नेशंस लीग में पहली जीत हासिल की है। सोमवार को देर रात खेले गए मुकाबले में फ्रांस ने बेल्जियम को 2-0 से हराने में सफलता पाई। इटली ने यूएफा नेशंस लीग में जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए लगातार दूसरी जीत हासिल की है। इटली ने इजराइल को रोमांचक मुकाबले में 2-1 से हराने में सफलता पाई। रिलीज के 26 दिन बाद भी फिल्म स्त्री 2 सिनेमाघरों में अपनी धाक जमाए हुए है। ये फिल्म अब तक कुल 555 करोड़ की कमाई के साथ बॉलीवुड की तीसरी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है। फिल्म मनमर्जियां, हसीन दिलरुबा, रश्मि रॉकेट और फिर आई हसीन दिलरुबा के बाद तापसी पन्नू ने एक बार फिर कनिका ढिल्लों के साथ हाथ मिलाया है। तापसी अगली फिल्म गांधारी में नजर आने वाली है। घोषणा खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर की। तमिल सुपरस्टार थलपति विजय की सस्पेंस और एक्शन थ्रिलर फिल्म गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रिलीज के 5वें दिन वर्ल्ड वाइड कनेक्शन में 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। सलमान खान की फिल्म सिकंदर में रश्मिका मंदाना की एंट्री पहले से कंफर्म हो चुकी थी। वहीं अब साउथ की एक और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल का भी नाम सामने आ रहा है।
आयुष्मान खुराना ने बीते दिनों एम्स पटना में एक कंसर्ट किया था, जिसका वीडियो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल सिंगर यहाँ पर पवन सिंह का पॉपुलर भोजपुरी गीत में गाते हुए नजर आए, जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। अभिनेत्री करीना कपूर खान ने फिर से साझा की द बकिंघम मर्डर्स के सेट की खास तस्वीरें। ये फिल्म 13 सितंबर को सिनेमाघरों पर रिलीज होगी। बॉलीवुड फिल्म सनम तेरी कसम के दूसरे पार्ट की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। दर्शकों को एक बार फिर से पर्दे पर इंदर और सुरु की जोड़ी देखने को मिलेगी। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।